एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल हो सकता है। ठीक है, कौन सी क्वांटिटी एक्सप्रेस बाय दिस इज टेंसर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है? और टेंसर मेंशन नहीं किया तो क्या बोलोगे? या यूनिट इसका क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या है इसका यूनिट? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लैरिटी आ गई है? कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब इस स्ट्रेस के टाइप कौन कौन से हैं वो हमें देखना है। भाई कौन कौन से टाइप के जो है स्ट्रेस होते हैं वो अभी हमें देखना है। अब यहाँ एक चाहे तो नोट में लिख देते हैं कि अगर आपको कोई पूछे कि भाई प्रेशर का भी फॉर्मूला तो फोर्स अपॉन एरिया ही है, तो प्रेशर और स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है? तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर इज द एक्सटर्नल deforming force upon area। प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या हुआ हमारा? एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन एरिया। और ये एरिया भी कौन सा होगा बताओ? और ये डिफॉर्मिंग की फोर्स भी कौन सा होता है? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स है ये? नॉर्मल फोर्स या एक्सटर्नल नॉर्मल फोर्स लिख सकते हैं। तो हमेशा प्रेशर किस वजह से आता है? नॉर्मल फोर्स की वजह से। ये रहा एरिया, एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगना चाहिए। प्रेशर किस वजह से आता है? हमेशा एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आता है। और फोर्स शुड भी क्या होना चाहिए? नॉर्मल टू द एरिया होना चाहिए, उसकी वजह से प्रेशर आता है। स्ट्रेस किस वजह से आया? इंटरनल फोर्स। उसमें फोर्स कैन बी नॉर्मल, कैन बी टेंजेंशियल, बट प्रेशर में फोर्स शुड बी नॉर्मल। क्लियर? चलिए, अभी उसके बाद में हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेस। उतना टफ नहीं है ये चैप्टर, इजी है। लेक्चर जो है आपके आराम से बीतेंगे, लेकिन क्वेश्चन जो है इसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब तीसरे चौथे लेक्चर में जाएंगे तो क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ना चाहिए। इसलिए मैं स्टार्टिंग के 2 लेक्चर थोड़ा सा फास्ट ट्रैक मोड पे चलेंगे, क्योंकि इजी इंफॉर्मेशन है, सीधा ध्यान में रखना है। अब स्ट्रेस में हम टाइप ऑफ स्ट्रेस की अगर हम बात करें, उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो कौन सा है? क्या बोला? जोरदार बात बताइए ना। सही बात है, वही मेन है लाइफ, वही नहीं होना चाहिए। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस, देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस मतलब एक तो इसमें ध्यान देना, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में जो फोर्स लगने वाला है वो कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल फोर्स लगने वाला है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल फोर्स। क्लियर? अब इस देखिए, इसी तरह से अगर मैं बेसिकली लिखूं तो डायरेक्ट स्ट्रेस को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा।
एक होगा नॉर्मल स्ट्रेस, एक होगा टेंजेंशियल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस मतलब जिसमें जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के क्या होना चाहिए, नॉर्मल। टेंजेंशियल में जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के क्या होना चाहिए, टेंजेंशियल। ठीक है, तो ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस है, या फिर इसको चाहे तो आप ऐसे लिख लो, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस के अंदर दो कैटेगरी है हमारे पास। पहला है लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस और दूसरा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। यहाँ कौन सा आ रहा है, टेंजेंशियल, या इसको हम बोलेंगे शियर स्ट्रेस। ये हमारा थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये क्लैरिटी आई। नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस दो होते हैं मेनली। नॉर्मल के अंदर दो वैरायटी है, कौन सा, लॉन्जिट्यूडनल और वॉल्यूमेट्रिक। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी, लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होगा, दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू, कौन सा फॉर्मूला लेंगे हम, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। क्या लेना है हमें, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो नॉर्मल फोर्स लगा है, लॉन्जिट्यूडनल, नाम में लेंथ आ रहा है, ये जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये क्या होना चाहिए, अलोंग दी लेंथ। क्या होना चाहिए, ये अलोंग दी लेंथ रहना चाहिए। ये जो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस में जो नॉर्मल फोर्स लग रहा है ये क्या होना चाहिए, लेंथ के अलोंग। अब लेंथ के अलोंग से क्या समझ में आ रहा है, ये लिख दिया तुमने, आपस में बात मत करो, ध्यान इधर देते रहो। ठीक है, तो फटाफट चीजें समझ में भी आएगी और सॉल्व भी कर पाओगे। ये दिख रहा है हमारे पास में रॉड, ये देखिए, ये लगाया मैंने फोर्स। क्या ये फोर्स लेंथ के अलोंग दिख रहा है आपको, दोनों साइड से हम इसको खींच रहे हैं एयर फोर्स से। ये रहा आपका एरिया, क्या ये फोर्स एरिया के परपेंडिकुलर है, यस, है ना। आई रिपीट, एक्सटर्नल होता है इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल होता है, एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है। अब मुझे बताओ, ये फोर्स लगाने से रॉड की लेंथ बढ़ेगी या कम होगी, ये जो स्ट्रेस हमें मिलने वाला है इसको हम क्या बोलेंगे, लॉन्जिट्यूडनल है क्या ये, यस बिल्कुल है। कैसे पता लग रहा है, आपका जो फोर्स है वो लेंथ के अलोंग आ रहा है और एरिया के परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है आपको क्रॉस सेक्शन एरिया। तो आपका लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला है दैट इज F अपॉन, ये रहा F परपेंडिकुलर अपॉन A। ये मतलब क्या हो रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया इस तरह। क्लियर, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर। अब इसमें भी हमारे पास में लॉन्जिट्यूडनल में भी दो वैरायटी है, कौन कौन सी, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस और एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या हो रहा है, जहां पर लेंथ में क्या हो, इंक्रीमेंट होने के चांस है, जहां पे हमारे ये स्ट्रेचिंग फोर्स लग रहे हो। जहां कौन से फोर्स लग रहे हो, स्ट्रेचिंग फोर्स, जहां बॉडी को खींचने वाले फोर्स लग रहे हो, अपॉन एरिया। कंप्रेसिव में कौन से लग रहे हो, जो बॉडी को क्या कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया। अरे हाँ या ना। तो टेंसाइल स्ट्रेस में ये देखिए, ये दोनों बाहर की तरफ खींचने वाले फोर्स, जिसको हम टेंसाइल फोर्स बोलते हैं। इधर कंप्रेसिव में कौन से फोर्स लग रहे हैं, दोनों साइड कंप्रेस करने वाले फोर्स लग रहे हैं। जहाँ टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से डायमेंशन में इंक्रीमेंट आएगा, कंप्रेसिव की वजह से डायमेंशंस में डिक्रीमेंट आएगा, यस और नो। जहाँ लेंथ बढ़ेगी, जहाँ लेंथ घटेगी। तभी खींचेंगे दोनों, तभी तो स्ट्रेस, एक साइड से खींचोगे तो स्ट्रेस आएगा क्या, एक साइड से तो वो मूव करने लग जाएगा। और स्ट्रेस को हम चाहे तो सिग्मा से डिनोट कर सकते हैं।
हाँ तो दोनों साइड इक्वल फोर्स आ गया था, तो आप मैकेनिक्स में देखोगे तो इधर भी एफ होगा और इधर भी एफ होगा, रेस्ट पे है ना, तो दोनों साइड इक्वल है। स्ट्रेस का मतलब क्या हो रहा है, अंदर के जो मॉलिक्यूल्स उनमें खिंचाव आने लगेगा या उनको कंप्रेस कर रहे हो तो उनके स्ट्रेस का पूरा गेम इंटरमोलिकुलर इलास्टिसिटी का पूरा गेम इंटरमोलिकुलर फोर्स पे होता है। अभी आप एक सिंपल सा गेम समझो बेटा, इसको हम बाद में देखेंगे भी, कि मान लेते हैं 3 मॉलिक्यूल है एक रॉड के अंदर, अगर मैं इसको इधर से खींच रहा हूँ और मैंने खींचा, क्या इसके अंदर अभी इसकी लेंथ बढ़ी? यस। अगर ये जो मैंने खींचा वो उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो जैसे मैं यहाँ से छोड़ूंगा ये वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। क्यों आया अपनी जगह पे? क्योंकि इनके बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड था, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स। और अगर मैंने एक लिमिट से ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया, फोर्स अप्लाई किया, तो इनके बीच का जो बॉन्ड है उससे ज्यादा जो है हाँ टूट जाएगा या कम हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो ये अपने ओरिजिनल शेप साइज पे वापस से आने वाला। तो ऐसे डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन बोलते हैं। यस और नो? तो यहाँ पर यही हो रहा है कि मैं इसके ऊपर फोर्स अप्लाई, स्ट्रेस क्यों आया? क्योंकि इनके बीच में जो बॉन्ड है वो अभी ये इक्विलिब्रियम में है, हमने इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से इसको क्या कर दिया है? डिस्टर्ब कर दिया। तो उस वजह से जो है मटेरियल में क्या आ जाता है? स्ट्रेस आ जाता है। तो स्ट्रेस का रीजन क्या हुआ? फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल फोर्स अपॉन एरिया। ये तो देखा हमने लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। इसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। इसमें क्या होगा बताओ? सेम वे में नॉर्मल फोर्स अपॉन भी क्या आ रहा है? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब मान लेते हैं ये रही कोई बॉडी, इसमें ये जो फोर्स लग रहा है क्या वो एरिया के नॉर्मली लग रहा है क्या? यस और नो? ये जो फोर्स लग रहा है वो एरिया के नॉर्मली लग रहा है। तो दिस नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, इसको हम और क्या बोल सकते हैं? प्रेशर। क्या बोल सकते हैं इसको? हम प्रेशर भी बोल सकते हैं, चेंज इन प्रेशर भी बोल सकते हैं। इस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम और क्या बोल सकते हैं? चेंज इन प्रेशर। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली आप देख पा रहे होंगे, एक तो है अंदर का प्रेशर, एक है बाहर का प्रेशर। तो कहीं ना कहीं दिस फोर्स ये किससे ज्यादा, यहाँ पे ये जो प्रेशर लग रहा होगा किससे ज्यादा है? ये अंदर के प्रेशर से ज्यादा है। This force upon area will give you the pressure। क्या देगा ये? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम और क्या बोल सकते हैं? न्यूमेरिकली क्या बोल सकते हैं? प्रेशर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो फोर्स लगा है वो क्या है? एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? प्रेशर। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को आप क्या बोल सकते हो? प्रेशर भी बोल सकते हो। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? नहीं। इसको हम वॉल्यूम स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? ना अब ये जो प्रेशर होगा बेसिकली, ये जो फोर्स की वजह से ये जो प्रेशर आया है ये क्या होगा? आउटर प्रेशर माइनस इनर प्रेशर भी बोल सकते हो। अगर मान लीजिए उस बॉडी के अंदर की तरफ कोई प्रेशर है
तो हमेशा जो आउटर में, अब देखो दोनों प्रेशर इक्वल हुए, इनर और आउटर, तो कोई स्ट्रेस आने वाला नहीं है। तो पहले क्या था, जब तक ये फोर्स नहीं लगा था तो इनर इक्वल टू आउटर था। जैसे ही ये फोर्स लगा तो फिर ये अब क्या होने लगेगी, कंप्रेस होने लगेगी। तो ये कंप्रेस क्यों हो रही है, क्योंकि बाहर की तरफ अंदर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर ही क्रिएट कर रहा है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। क्लियर। तो ये जो फोर्स अपॉन एरिया विल गिव यू द प्रेशर, जो बाहर से हम लगा रहे हैं एडिशनल जो फोर्स की वजह से, एंड दैट एडिशनल फोर्स जो है इससे जो हमें वो एरिया के नॉर्मली लग रहा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको क्या बोल दिया है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर, यहाँ तक क्लैरिटी आया। उसके बाद इसमें भी सिमिलर है, इसके अंदर भी सिमिलर आएगा। वॉल्यूम अगर डिक्रीज हो रहा है, ये कौन सी फोर्सेस है बताओ, कंप्रेसिव। तो यहाँ पे ये कौन सा स्ट्रेस आएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अगर बाहर खींच रहा हूँ तो कौन सा आएगा, टेंसाइल स्ट्रेस। क्लियर। इन द लास्ट वन, थर्ड वन इज कौन सा स्ट्रेस आ रहा है, टेंजेंशियल। और क्या बोलेंगे इसको हम, शियर स्ट्रेस। अब ये टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस क्या है देखो, अब यहाँ पे ये हमने फोर्स अप्लाई किया, क्या ये फोर्स अलोंग द सरफेस लग रहा है, तो टेंजेंशियल और शियर स्ट्रेस में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा, टेंजेंशियल फोर्स ऑन एरिया। ये जो आप शियर स्ट्रेस यूज करने वाले हो, उसमें ये जो फोर्स आएगा वो एरिया के पैरेलल होगा, बोलिए। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है कौन सी एरिया के पैरेलल है, ये वाले एरिया के पैरेलल है, ये रहा तुम्हारा एरिया। ठीक है। इस फोर्स की वजह से इसमें जो डिस्टर्बेंस आएगा वो कैसा आएगा, आगे जाके हम भी स्ट्रेन वाले पार्ट करेंगे। लेकिन एक चीज समझ में आ गया, शियर स्ट्रेस में फोर्स कौन सा लगता है, टेंजेंशियल। वॉल्यूम स्ट्रेस में और लॉन्जिट्यूडनल में कौन सा फोर्स लगता है, नॉर्मल। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस से कौन से डायमेंशन में चेंज होता है, लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस से कौन से डायमेंशन में चेंज होता है, वॉल्यूम। शियर स्ट्रेस से क्या चेंज हो रहा है, बॉडी का शेप ही चेंज हो रहा है। पहले ऐसे था, फोर्स लगने से उसके शेप में चेंज आ रहा है। तो याद रखने का, लॉन्जिट्यूडनल से किसमें चेंज हुआ, लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक से किसमें चेंज हुआ, वॉल्यूम। शियर से किसमें चेंज हुआ, शेप। समझ में आया, कोई कंफ्यूजन नहीं। ये डायग्राम बना दो, फिर एक न्यूमेरिकल करते हैं। हटाओ ये।
इसका हो गया लिखे। फाइंड आउट लॉन्जिट्यूडनल एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस ऑफ अ फिक्स्ड ब्लॉक। क्या निकालना है हमें इसमें? लॉन्जिट्यूडनल और टेंजेंशियल स्ट्रेस। लॉन्जिट्यूडनल और टेंजेंशियल स्ट्रेस निकालना है। क्या होगा देखो, हाँ जी, ये फोर्स लग रहा है हमारा। इस फोर्स को एक काम करो, रिजॉल्व करो। ये कौन सा कंपोनेंट आया? sin 30। ये कौन सा आया? 100 cos 30। क्या sin 30 वाला एरिया के परपेंडिकुलर लग रहा है क्या? कौन सा एरिया लिया हमने? ये रहा एरिया 5 इंटू एरिया जो ले रहे हैं हम, दैट इज ये 5 है, ये 2 है, that is 5 into 2 10 मीटर स्क्वायर। तो लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस होता है नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। तो कौन सा फोर्स एरिया के नॉर्मल है? that is 100 sin 30 अपॉन 10। लॉन्जिट्यूडनल कौन सा फोर्स एरिया के अलोंग लग रहा है? कौन सा फोर्स एरिया के अलोंग लग रहा है? 100 cos। तो अगर मैं टेंजेंशियल स्ट्रेस लेता हूँ तो मुझे टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया करना पड़ेगा। टेंजेंशियल फोर्स कौन सा है? दैट इज 100 cos 30 अपॉन 10। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे स्ट्रेस का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यूनिट में तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं। अरे समझे कि नहीं समझे? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम थोड़ा सा ठीक ठाक। ये फोर्स कौन सी एरिया के अलोंग लगा है? ये वाले एरिया के अलोंग। जिस एरिया के अलोंग फोर्स लग रहा है वो एरिया समझा? तो टेंजेंशियल स्ट्रेस में टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया, और उसी एरिया में F sin थीटा वाला क्या दिख रहा है? परपेंडिकुलर। तो वो क्या देगा? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस। और ये वाला जो है फोर्स कौन सा? ये किस एरिया के अलोंग? इस वाले एरिया के अलोंग है, तो उसकी वजह से क्या आ रहा है? टेंजेंशियल। आई होप ये क्लियर हुआ सबको। अगला क्वेश्चन जो आपको करना है,
ये करके दिखाइए। I know आप चैंपियन कर गए। It's very easy question for you guys. और ये रॉड जो है जीवन में एक और डेटा दिया है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है ए। तो आंसर एफ और ए की टर्म में आएगा। तो एफ ए और थीटा दिया है, तो थीटा ये तीन वेरिएबल दिए हैं इनकी टर्म में आना चाहिए। F sin theta cos theta by कौन सा वाला? शेयर वाला, सही है। F sin स्क्वायर थीटा बाय ए। ठीक है, वेरी गुड। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास में ए बी दिया हुआ है। हाँ, तो आप सिंपल सा दिमाग लगाओ कि ये रहा ए बी सेक्शन और ये रहा क्रॉस सेक्शन एरिया, ये एंगल है थीटा। आई थिंक ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है? ए है। अगर ये ए है तो ये वाला जो एरिया होगा उसको हम क्या बोल देते हैं? ए डैश बोल दें। दिस एरिया ऑफ AB is equal to A dash,
ऐसा नहीं लग रहा है कि ये एरिया अगर हम निकालें तो ये एरिया ए है, ये एरिया ए डैश है, ये हमारा थीटा है, तो कैन आई राइट ए अपॉन ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो ए डैश इज इक्वल टू ए अपॉन साइन थीटा। अरे आया ना, आपको क्या मिल गया है, ए डैश मिल चुका है। अब अगर आपको ए डैश मिल गया है इस केस में, तो अब हमें क्या निकालना है, ए डैश का वैल्यू मिल गया, दैट इज ए अपॉन साइन थीटा। एरिया आपके सामने है, फोर्स जो है ये ऐसे लग रहा है, हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, ये एंगल कितना है यहाँ थीटा। इस फोर्स को भी अभी क्या करो, डिसॉल्व करो, ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। अलोंग द सरफेस एफ का कौन सा कंपोनेंट आ रहा है, इसके साथ एंगल बने कौन सा, cos, दैट इज एफ cos थीटा, और ये क्या रहा, एफ sin थीटा। ये रहा तुम्हारा वो ए बी सेक्शन, क्लियर। तो तुम्हारे को पहले कौन सा निकालना है, शियर स्ट्रेस निकालना है। तो शियर स्ट्रेस में एरिया के अलोंग वाला जो है फोर्स कौन सा है, एफ पैरेलल अपॉन एरिया। एरिया कौन सा लेंगे, ए बी सेक्शन का जो कि है ए डैश। एरिया के अलोंग कौन सा कंपोनेंट आया, एफ cos थीटा आया। ए डैश का वैल्यू क्या है, ए अपॉन साइन थीटा, दिस बिकम एफ बाय ए साइन थीटा cos थीटा। अरे आया ना। वैसे ही अगर हम नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं वो क्या होगा, एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया। एफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है, एफ साइन थीटा अपॉन ए डैश। अरे आया ना, यहाँ से सॉल्व करने के बाद आएगा एफ बाय ए साइन स्क्वायर। क्या ये क्लियर हुआ सबको? अरे समझा कि नहीं समझा, क्लैरिटी आई? फटाफट कॉपी करो और अगला हेडिंग डालो, स्ट्रेन। करना पड़ेगा, ये सेक्शन पे निकालना है। तो अब ये ऐसा रहेगा तो इसको अभी एक फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर चाहिए जो नॉर्मल स्ट्रेस देगा, एक फोर्स जो इस एरिया के अलोंग है वो नॉर्मल स्ट्रेस देगा। चलिए, आई होप ये क्लियर हुआ सबको, समझा कि नहीं समझा? चलिए, अगला जो है हमारा मुद्दा वो है स्ट्रेन। कल पर क्या बातें चल रही है? क्या बोल रहे? दोनों फोर्स कैसे करेगा? एक पर टाइम पे एक वो फोर्स, अब जैसे स्प्रिंग फोर्स पे आता था तो क्या तुम दोनों फोर्स सोना लेते थे? स्ट्रेस का रीजन क्या, वो तो दोनों एंड से पकड़ोगे तो ही स्ट्रेस आएगा, नहीं तो फिर वो स्ट्रेस नहीं आएगा। स्ट्रेस कब आ रहा है, जब इंटरनल फोर्स आना चाहिए। इंटरनल फोर्स कब आएगा, जब मॉलिक्यूल्स उसके दूर होंगे या फिर पास होंगे। तो अगर ऐसे कीजिए, एक की तरफ फोर्स लगाएगा तो क्या मॉलिक्यूल दूर दूर हो रहे हैं क्या? नहीं, तो आपको दोनों साइड से फोर्स लगाना है। तो एक्चुअली में फोर्स कितना लग रहा है, एफ। जैसे स्प्रिंग होती थी, स्प्रिंग को आप दोनों साइड से खींचते थे तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स आता था। तो आप रिस्टोरिंग फोर्स 2F लिखते थे या F लिखते थे? F इक्वल टू KX लिखते थे ना। तो इधर सिमिलर, दिस इज आल्सो रिस्टोरिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स भी तो रिस्टोरिंग फोर्स होता था, उसको भी तो आप F इक्वल टू KX लिखते थे, और उसमें भी आप बोलते थे दोनों एंड पे फोर्स लगाओ, F F दोनों, और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों एंड पे सेम लगेगा, ताकि वो मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाए या मॉलिक्यूल पास पास आए, उसके शेप साइज में चेंज हो। एक तरफ लगाओगे तो शेप साइज में चेंज ही नहीं होगा, वो तो फिर हमारे नॉर्मल रिजिड बॉडी वाले क्वेश्चन हो गए, जिसमें बॉडी डिस्प्लेस कर जाती है लेकिन डिफॉर्म। आपको बॉडी को क्या करना है, डिफॉर्म करना है। या तो एक तरफ से फिक्स करो और दूसरी तरफ से खींचो। एक तरफ से फिक्स करोगे तो भी जितना फोर्स इधर लगाया उतना ही फोर्स दूसरी तरफ भी लगता है। तो आपको डिफॉर्म करना है, यहाँ बॉडी डिस्प्लेस नहीं करना है। तो डिफॉर्म करने के लिए दोनों तरफ फोर्स लगाना पड़ता है, और उसका मतलब ये नहीं कि दोनों तरफ इधर F लगाया इधर F लगाया तो टोटल फोर्स हुआ 2F। नहीं, आपका डिफॉर्मिंग फोर्स कितना है, F। वो तो आप दोनों एंड पे लगाएंगे तो ही स्ट्रेच कर पाएंगे। क्लियर?
ये समझा डिफॉर्म स्ट्रेस का मतलब समझ में आया। स्प्रिंग में भी हम यही करते थे, दोनों एंड पे स्प्रिंग फोर्स लगते थे एफ और आप बोलते थे स्प्रिंग फोर्स का रीडिंग कितना होगा तो आप एफ ही कैलकुलेट करते थे। इधर भी 10 न्यूटन लगाया, इधर भी 10 न्यूटन लगाया, स्प्रिंग खींची हुई है, स्प्रिंग फोर्स का रीडिंग कितना होता था 10 न्यूटन। 20 न्यूटन भी नहीं है, ना एवरेज करना है, ना कैंसिल आउट करना है, ना कुछ करना है, तो हम बोलते थे कि इसका रीडिंग कितना है 10। यहाँ पर भी डिफॉर्मिंग फोर्स कितना हुआ एफ, इसलिए जानबूझ के मैंने ये क्वेश्चन दिया जिसमें ये दोनों साइड है। यस, कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? चलिए अगला मुद्दा आ रहा है हमारा स्ट्रेस। हमने समझा स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, बॉडी के डायमेंशंस में चेंज आता है। किसमें चेंज आता है? बॉडी के डायमेंशन में चेंज है, मतलब क्या आ रहा है, अलग अलग, जैसे अभी लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस उसमें क्या चेंज हो रहा था, लेंथ, तो लेंथ में चेंज आ रहा है, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम में चेंज आ रहा है, शियर में किसमें चेंज आ रहा है, शेप में चेंज आ रहा है। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेन को अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन समझते, तो हेडिंग डालो स्ट्रेन। तो स्ट्रेन का मतलब क्या हो गया है, that strain is equal to change in configuration। अब ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी अ शेप, इट कैन बी अ लेंथ, इट कैन बी वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल यहाँ तक क्लैरिटी आ गई। अब अलग अलग टाइप ऑफ स्ट्रेन हमें देखना है। सबसे पहला स्ट्रेन कौन सा है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अब हम बात कर रहे हैं टाइप ऑफ स्ट्रेन। आप मुझे बताइए क्या ये इसके पास कोई यूनिट होगा क्या, स्ट्रेन के पास? नहीं, क्योंकि सेम रेशियो जैसा होगा ना, तो नो यूनिट, इट इज यूनिटलेस। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या आएगा बताओ, यहाँ चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ, क्या आएगा यहाँ, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। ये कौन सा वाला है भाई, इसमें जो स्ट्रेस होता है वो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस होता है, और इसकी वजह से इसके डायमेंशन में जो है चेंजेस आ रहे हैं। यस, और ये आया किसकी वजह से बताओ, ड्यू टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। क्लियर? अगर यहाँ डेल्टा एल, ध्यान से समझना, अगर यहाँ ये डेल्टा एल जो है लेंथ में चेंज जो है वो पॉजिटिव में है, किसमें है, पॉजिटिव, मतलब फाइनल लेंथ इनिशियल लेंथ से ज्यादा है, तो कौन सा स्ट्रेन हुआ, ये टेंसाइल स्ट्रेन, मतलब यहाँ लेंथ बढ़ रही है। अगर आपका डेल्टा एल नेगेटिव में है, फाइनल लेंथ कम है इनिशियल से, तो कौन सा स्ट्रेन, क्या हो गया प्रभु?
हमने वो देखा था इंटरनल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटर्नल, तो उसकी कंडीशन हमेशा तो नहीं रहती। इंटरनल फोर्स आता ही तब है जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हो। इंटरनल फोर्स आएगा ही तब जब एक्सटर्नल फोर्स लगाए। तो हमेशा इक्वल नहीं रहेगा, नहीं तो फिर डिफॉर्मेशन होगा ही फोर्स से अगर इक्वल डिफॉर्मेशन, अगर इंटरनल फोर्स हर वक्त एक्सटर्नल के बराबर रहेंगे तो डिफॉर्मेशन। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। अभी हुआ क्या है ध्यान समझिए, हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया, उसकी वजह से क्या हो रहा है, अंदर के जो रिस्टोरिंग फोर्स कब आने लगेंगे, जब ये दोनों दूर जाएंगे। जब ये दोनों दूर जाएंगे, जब ये दोनों दूर जा रहे हैं तो वापस से ये इनका अट्रैक्टिव फोर्स, मॉलिक्यूलर वो जो है फोर्स, वो इनको वापस से क्या करने की कोशिश करेगा, पास लाने की कोशिश करेगा। तो जितना इनका बॉन्ड है उतना हमने एक्सटर्नल फोर्स बाहर लगाया, जितना इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है उतना ही हमने बाहर क्या लगाया है, एक्सटर्नल फोर्स लगाया है। उस वजह से जो है वो क्या हो रहा है, उनके अंदर ब्रेक आ रहा है। तो अगर ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स उनके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स से ज्यादा हुआ तो तब जो डिफॉर्मेशन सेट होगा वो कौन सा होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन सेट होगा। बट अगर ये डिफॉर्मेशन फोर्स इनके इंटरनल फोर्स से कम या उसके इक्वल हुआ तो उस केस में जो डिफॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, इलास्टिक डिफॉर्मेशन होगा। न्यूमेरिकली जो हम स्ट्रेस के क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इंटरनल फोर्स तो आप मेजर करने से नहीं, आप क्या देते हो, एक्सटर्नल फोर्स। तो अभी मैंने इसके ऊपर ये फोर्स अप्लाई किया, अब मैंने ये फोर्स अप्लाई किया तो कहीं ना कहीं अंदर से बैलेंस तो हो रहा है, नहीं तो ये बॉडी क्या करेगी, डिस्प्लेस करने लग जाएगी। अभी डिस्प्लेस कर रही है, ये क्या हो रही है, डिफॉर्म हो रही है। अगर मैंने और फोर्स अप्लाई किया तो ब्रेक हो सकती है। अब ये डिफॉर्म हो रही है, शायद इसके मॉलिक्यूल यहाँ पर जो है वो क्या हो रहे होंगे, दूर जा रहे होंगे। जैसे ही फोर्स हटाया तो अपने ओरिजिनल शेप साइज में आ गए, और जोर से फोर्स अप्लाई किया तो जो भी डिफॉर्मेशन आएगा वो परमानेंट रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये एक्सटर्नल फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ अंदर से उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है। अगर नहीं तो अदरवाइज अगर यहाँ से कोई रिस्टोरिंग फोर्स ना आए तो ये फोर्स अप्लाई करने पर ये बॉडी क्या कर रही है, अभी डिस्प्लेस कर रही है, इसमें कोई रिस्टोरिंग फोर्स नहीं है। समझ में आया? तो इसलिए न्यूमेरिकली हम लोग क्या करते हैं, जितना एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उतना ही हम क्या करते हैं, अंदर से इंटरनल फोर्स लेते हैं। चलिए यहाँ तक क्लैरिटी आया। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन के बाद में नेक्स्ट कौन सा स्ट्रेन आएगा हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन आया, क्या होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। यहाँ पर कौन सा हमारा कॉन्फ़िगरेशन चेंज होने वाला है, नाम से समझ में आ रहा है, किसमें चेंज होगा, वॉल्यूम। इसको हम लिखेंगे चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। समझा? इसमें भी दो कैटेगरी है, वही टेंसाइल और कंप्रेसिव। टेंसाइल होगा उसमें वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेसिव होगा उसमें वॉल्यूम कम होगा। और द थर्ड कैटेगरी इज द शियर स्ट्रेन। इसको हम क्या बोलेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेन। जिसको मैं क्या बोलूंगा, टेंजेंशियल स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन और इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, टेंजेंशियल स्ट्रेन। ये क्या है, शियर स्ट्रेन और टेंजेंशियल स्ट्रेन। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये रहा कोई बॉडी दिया हुआ है, इसको हम यहाँ बॉटम से फिक्स कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर इस तरह से ये शियर फोर्स लगाया। अब होगा क्या बताओ, इस फोर्स की वजह से ये इसके शेप में चेंज आ रहा है, देख रहे हो आप, इसमें चेंज आ रहा है इसके। समझा यहाँ पे क्या हुआ है, जैसे अगर कोई भी आप बुक लेते हो, जैसे ये बुक लिया हमने और ये फोर्स है, अपने यहाँ ऐसे फोर्स लगाया, ये देखो यहाँ से फिक्स किया, ये ऐसे फोर्स, ये देख रहे हो आप, इसमें क्या आ रहा है, ये जो अपर फेस है वो आगे की तरफ जा रहा है, और ये जो है ये देखिए इस तरह से इसके शेप में चेंज आ रहा है। पहले ऐसा था, अब ये शेप उस तरह से हो रहा है। क्लियर है? तो ये वाला जो स्ट्रेस है, ये शियर स्ट्रेन की वजह से हमेशा किसमें चेंज आता है, शेप चेंज होता है। कौन चेंज हो रहा है, शेप। अब यहाँ पर ऐसा तो लिख नहीं सकते चेंज इन शेप अपॉन ओरिजिनल शेप, तो अब यहाँ क्या करें, वहां तो वॉल्यूम चेंज हो रहा था, तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। चेंज इन